हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में टोगा सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, बोली और बारूद। संजय गुप्ता पेश करते हैं बोली और बारूद, रात के रक्षक टोगा का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। लेखक तरुण कुमार भाई, सहयोग विवेक मोहन, पेंसिलिंग सुरेश डीगवाल, इंकिंग मनु, कैलीग्राफी टी आर आजाद, रंग संयोजन सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। भाई की बिल्डिंग पर बोली लगाएगा तू? लगा। तू बोली लगा, अबीच लगा बोली। तू बोली लगा, मैं बारूद में आग लगाता हूँ। बारूद में आग तो उसी दिन लग गई थी जिस दिन हिंसा और हैवानियत की चिंगारियां अपनी पुतलियों में समेटे एक 15 वर्षीय लड़का मुंबई पहुंचा था। आज भी वो चिंगारियां हिंसा को हिंसा से काट रही हैं, जैसे लोहा लोहे को काटता है। च्यू च्यू। दिल्ली की इसी फ्लाइट से आ रहा है रवि भटारे। भाई की बिल्डिंग पर बोली लगाएगा वो। ऐसी सनसनाती खेज घोषणा करके अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खूब तस्वीरें खिंचवा ली हैं कम बखत ने। वो तस्वीरें उसके काम आएंगी मरने के बाद माला चढ़ाने के। हमारा आदमी भीखू भाई खल्लास उसके कदमों को एयरपोर्ट की ज़मीन में नहीं छूने देगा। ब्लड प्रेशर बढ़ाने की गोली देकर तुरंत ही अंदर ही ख़त्म कर देगा वो भटारे को। लोग समझेंगे वो हार्ट अटैक से मरा है। अब जरा तू अपनी बोलती पर ढक्कन लगा ले शिंदे, क्योंकि हवाई जहाज लैंड कर गया है। तू बोलता है तो अपन चुप हो जाता है बटाटा भाई। वो देख, एम्बुलेंस हवाई जहाज की तरफ जा रही है। लगता है भीखू भाई ने भटारे को छोले भटूरे खिला दिए। पैसेंजर एक एक करके उतरे ला रहा है। बटाटा भाई, अपना आदमी कब उतरेगा? भीखू भाई बाहर आता ही हो इनका। पर ये क्या? ये तो रवि भटारे उतर रहा है। रवि भटारे? ये क्या बकरेला है तू बटाटा भाई? हाँ हाँ, ये वही लग रहा है। भीखू भाई ने उसे ख़त्म नहीं किया, उसे मौका नहीं मिला होगा। इसलिए तो बाबूराव भाई ने हमें यहाँ भेजा है, ताकि अगर भीखू भाई नाकामयाब हो जाए तो हम उसे खलास कर दें। यात्री तो सारे उतर गए, भीखू अभी तक क्यों नहीं उतरा? वो उतर रहा है भीखू। उतर नहीं रहा, उतारा जा रहा है स्ट्रेचर पर। बैड लक, इसको हार्ट अटैक हो गया। भीखू को किसने ख़त्म किया? निसंदेह रवि भटारे तो ये काम नहीं कर सकता था। शायद किसी को हमारी प्लानिंग का पता लग गया है, पर किसे? मुझे देखकर सब कुछ समझ में आ जाएगा। अरे, तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई। बोलती तो हम तेरी बंद करेंगे। थाए 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 धोखा। हड़बड़ाहट में तुमने सारी गोलियां मेरे कवच पर ही झोंक मारी हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने तुम्हारे भीखू भाई खल्लास को विमान में जाकर कैसे मारा। उफ आ था थड़। मेरे कानों में फिट वायरलेस की फ्रिक्वेंसी पर अचानक वो संदेश प्रसारित होने लगा जो बाबूराव ने भीखू और तुम्हें दिया था। भड़ाक। यानी रवि भटारे को खत्म करने की प्लानिंग बताने का। रवि भटारे को बचाने के लिए मैं दिल्ली गया। वहां से उसी प्लेन पर सवार हुआ जिसमें भटारे भी आ रहा था। फिर सूरज के वेश में मैंने अपना चक्कर चलाकर भीखू को वे टैबलेट्स खिला दी जो वो भटारे को खिला देने वाला था। और बस भीखू का किस्सा खत्म हो गया। भटारे को कुछ पता भी नहीं चला। मुंबई में सहारा एयरपोर्ट पर विमान रुकते ही सबसे पहले मैं उतरा। मुझे मालूम था कि तुम दोनों मुझे यहाँ मिलोगे। बस मैं डोगा बनकर यहाँ चला आया, क्योंकि तुम्हारा खत्म होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तुम भी जुर्म की उस लंका के राक्षस हो जिसकी जड़ें पूरी मुंबई में फैली है। थिंग थिंग थिंग। और उन जड़ों को खोदने ही निकला है ये डोगा। उन नरबख्शी जड़ों का खतरा भटारे जैसे लोगों पर हर वक्त मंडराता रहता है। भटारे को सावधान करना ज़रूरी है। और तुम डोगा हो ना? इस वक्त मैं अपना परिचय देने नहीं आया, बल्कि तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें 2 बार मौत के मुंह से निकाल चुका हूँ। ये 3 सगे भाई हैं, मुंबई राव, बाबू राव और दुबई राव। जैसा कि इनके नामों से जाहिर है, मुंबई राव और बाबू राव मुंबई के अंडरवर्ल्ड को डील करते हैं। जितने भी काले धंधे हैं वो इन्हें करने में कोई परहेज नहीं करते। आयकर विभाग राव भाइयों की 4 बिल्डिंगों की नीलामी कर रहा है। एक बार पहले भी ये कोशिश की गई थी, मगर तब उन्हें कोई बोली लगाने वाला नहीं मिला था। इस बार तुमने यह फैसला करके भाइयों के साम्राज्य को चुनौती दी है भटारे। तुम्हें खत्म करने की वो हर संभव कोशिश करेंगे, ताकि तुम नीलामी में बोली न लगा सको। दिल्ली में होने के कारण तुम उनकी पहुंच से दूर थे, मगर अब तो तुम उनकी मांद में आ गए। खतरा और बढ़ गया है। क्या अब भी तुम अपने फैसले पर अडिग हो भटारे? बिल्कुल अडिग हूँ। यह हमारे देश का दुर्भाग्य होगा कि इतने बड़े देश में एक भी आदमी ऐसा नहीं जो अपराध के दिनों दिन मजबूत होती चली जा रही दीवारों में चुनौती की एक कील भी ठोक सके। पिछली नीलामी में जब भाइयों की बिल्डिंग को एक भी खरीदार नहीं मिला तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। हाँ डोगा, मुझे अपने आप और देश के भविष्य पर ग्लानि महसूस हुई। मुझे लगा कि हम आज़ादी के नारे यूं ही बुलंद करते हैं।
मुझे लगा कि वास्तव में हम अभी भी आज़ाद नहीं हुए, बस हमें गुलाम बनाने वाले बदल गए। आतंक व अत्याचार की पीढ़ियों से हम तब भी बंधे थे, आज भी बंधे हैं। कानून भी जैसे पालतू कुत्ते की तरह मुंह उठाए और दुम हिलाते हुए लाचार खड़ा है। हाँ, मैं अपने फैसले पर अटी गुंडूंगा, क्योंकि मैं मौत का भय भूल चुका हूँ। शर्मिंदा हूँ मैं अपने आप पर। मैं मरता हूँ तो मरूँ, लेकिन बेशर्मी का कफन ओढ़कर नहीं मरूंगा। मैं इस नीलामी में बोली लगाऊंगा। कौन कहता है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और रानी चेन्नम्मा जैसे क्रांतिवीर आज़ादी से पहले ही पैदा होते थे? क्रांतिवीर आज भी जन्म लेते हैं भटारे के रूप में। थाए! ये गोलियां तो उसी कमरे में चल रही हैं जिसमें भटारे मौजूद हैं। ओह, भटारे को मार डाला हत्यारों ने। भटारे मर गया, इस बात की पुष्टि के लिए हत्यारों ने भी नीचे झांका और यही भूल कर दी। चिम! तुम्हारी जिंदगी की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम्हारी तो ज़रूरत थी यहाँ, इस देश को। लेकिन तुम्हारी मौत के साथ ही नीलामी बंद नहीं होगी। बोली और बारूद की जो जंग शुरू हुई है, डोगा भी उसमें शामिल होगा। निकट आती आहटों को सुन रहा था डोगा, अब उसे वहाँ से जाना था। मुंबई में राव भाइयों के खिलाफ उठी हुई आवाज़ को जब कोई गोली शांत कर देती है तो वो एक धमाकेदार खबर बनती है। काली स्याही से छपी ये खबर सिर्फ एक खबर नहीं है सूरज, ये हमारे समाज और हमारे मुंह पर लगा वो काला धब्बा भी है जिसे कोई नहीं धो सकता। आज उस मनुष्य क्षण को कोसता हूँ सूरज। जब तुम मेरा शिष्य बनने आए थे तो मैंने तुम्हें दुत्कार दिया था। अगर तुम्हारे अंदर मेरा शिष्य बनने की लगन और जिद ना होती तो आज ये शायद डोगा को खो चुका होता। लेकिन आज मुझे इस क्षण पर गर्व महसूस होता है, क्योंकि तुम्हें शिष्य बनाने के उसी क्षण के मेरे फैसले ने आज मुंबई के वो दो सशक्त हाथ दे दिए जो इस शहर से भाइयों का साम्राज्य तहस नहस कर सकते हैं। अपने उन हाथों को कमज़ोर मत होने देना बेटा। भटारे का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा अदरक चाचा, उसका खून रंग लाएगा। चीफ जस्टिस चौधरी के चेहरे पर ज़बरदस्त आक्रोश दिखाई पड़ रहा था। देखा तुमने पार्वती, वो बिल्डिंग नहीं नीलाम हो रही, हमारे सपने नीलाम हो रहे हैं। मैंने और तुमसे मिलकर उन बिल्डिंगों को अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम बनाने के लिए खरीदा था, लेकिन राव भाइयों ने धोखे से उन प्रॉपर्टीज़ पर अपना हक साबित कर दिया। जज होकर मैं ये केस हार गया, लेकिन इस नीलामी में भी मैं बोली नहीं लगा सकता। अभी मैं तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं कर सकता जो इन बिल्डिंगों को बनाते वक्त मैंने और तुमने देखे थे, क्योंकि इन राव भाइयों का कब्जा हो चुका है। चीफ जस्टिस होकर भी मैं उन्हें उस बहादुर नौजवान भटारी की तरह चुनौती नहीं दे सकता, वरना शायद मुझे भी उस खैर से होकर गुजरना पड़े जो भटारे पर टूट पड़ा। मुझे अपनी परवाह नहीं, डरता हूँ किरण, भानु और सूर्य पर आँच आने से। मैं अपने सुख के सागर में अपराध का ज्वार भाटा पैदा नहीं करना चाहता, वरना मैं खुद ये बिल्डिंगें नीलामी में खरीद कर तुम्हें तोहफे में देता। भटारे इसी बिल्डिंग की नीलामी में बोली लगाने आया था। ग्रैंड एक्शन। थोड़ी देर और देखते हैं। 20 करोड़ की बिल्डिंग का नीलामी मूल्य 2.5 लाख रखा गया, पर फिर भी कोई बोली लगाने नहीं आया। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। किसकी हिम्मत है जो पटानी का बैरियर तोड़कर बिल्डिंग की नीलामी में बोली लगाने पहुंच जाए? किसी की हिम्मत करवट ले चुकी थी। जूम! करवट को खामोश करने के लिए गोलियां चली। सिंग 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 फटाक! कार के पिछले दोनों टायर शहीद हो गए। कार के दरवाजे खोलकर बाहर आने वाले थे भानु और किरण। तो पटानी का बैरियर तोड़कर नीलामी स्थल की तरफ जाने की हिम्मत तुमने की है? हाँ, हमें उस बिल्डिंग की नीलामी में बोली देनी है। राव भाइयों की बिल्डिंग पर बोली दोगे तो हम यहाँ क्या खाली पीली बैठे हैं मक्खियाँ मारने को? ए शाणो, काट के फेंक देंगे तुम्हें। बस एक बार ही बोलूँगा वापस जाने को। अगर गए तो गए, नहीं गए तो भी गए, पर तब तो ऊपर को जाओगे। चलो फूट लो। हमें पता था कि यहाँ ऐसा कुछ ज़रूर होगा, इसलिए हम पुलिस को साथ लेकर आए। पुलिस? तुम दोनों सियाने पुलिस को साथ लेकर आओ। कहाँ है पुलिस? अरे भानु, वो पुलिस की जीप तो हमारे साथ हमारे पीछे आ रही थी। पुलिस तुम्हारे पीछे चली थी तो वो यहाँ ज़रूर आएगी, पर बाद में तुम्हारी बॉडी उठाने के वास्ते। उफ किरण! उसे चोट लगने पर चीख पड़ा ना, अब तुझे चोट लगेगी तो और भी ज़ोर से चीखेगा। उफ! मुझे सोचने दे कि तुम दोनों की छाती में गोली उतारू या चाकू। मारो सालों को। थाड़ थाड़! अब तुम सब कुछ भी सोचने के लायक नहीं रहोगे। ब्लैंक! चिंग चिंग चिंग! डोगा तुम्हें कुछ भी सोचने की मोहलत नहीं देगा। मोहलत तो मैं भी तुझे अब जिंदा रहने की नहीं दूंगा डोगा। जिंदा रहने की मोहलत हम में से उसे मिलेगी जो मौत से बच जाएगा। डोगा जानता था कि पठानी इस वक्त जो भी कर रहा है वो गोली के दर्द को बर्दाश्त करने का ही एक तरीका है। क्लाक! या! डोगा ने जूते की भरपूर ठोकर उसके घुटनों पर की। था! डोगा ने जैसे पठानी को उसकी ताकत का जवाब दिया। तड़ाक! गैंडे जैसी ताकत भरी थी उसके हाथों में।
चीते जैसी फुर्ती का मालिक तो डोगा भी था। ताकत में जुनून भर गया था। क्लाक, फुर्ती में आत्मविश्वास। प्लाक, उसके आपराधिक जीवन में पहली बार उसका मुकाबला करने की हिम्मत किसी ने की थी। स्क्रिश, इसलिए सांड की तरह बौखला गया था पठानी। मगर डोगा के जीवन में ऐसे अवसर कई बार आ चुके थे। समरसॉल्ट, थड़ाक। तो इन भाई बहन की कार का चाहे जो नुकसान कर ले पठानी, आखिर में यह नुकसान तुझे ही पूरा करना पड़ेगा अपनी जिंदगी देकर। गजब किया पठानी ने कार को तकिए की तरह मोड़ दिया। स्क्रैच, उसका इरादा कार के नीचे डोगा की कब्र बनाने का था। कार को द्रुत वेग से घुमाकर डोगा पर उछालने का काम उसने कुछ ही क्षणों में किया था। तड़ाक! अरे कहाँ गया? जाना कहाँ है पठानी? यही हूं। था, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? डोगा की मंजिल तो तुम जैसे अपराधियों की तबाही है। सड़क टूट गई। मुझे इस सरकारी नुकसान का बेहद अफसोस, पर पठानी के शरीर की जितनी हड्डियां टूटी हैं उस नुकसान के आगे ये कुछ भी नहीं। जाओ, जाकर बोली दो। इस बोली में आकर अगर कोई बारूद भरना चाहेगा तो डोगा आकर अपने बारूद से उसकी धज्जियां उड़ा देगा। थाय थाय! डोगा इस बात से अनजान था कि किरण अपलक उसे निहार रही है और उन आंखों में अजीब से भाव थे। आज बोली का समय समाप्त हो चुका था। समय समाप्त हुआ है ना? जिंदगी तो नहीं। हम कल ये बोली लगाएंगे। ये बिल्डिंग चौधरी खानदान के नाम होगी किरण, और कल ही होगी। टैक्सी! भानु को यह गुमान भी नहीं था कि किरण उसकी बातों को ठीक से नहीं सुन पाई। उसका ध्यान भटका हुआ था। डोगा को देखकर मेरा हृदय उसके प्रति ये कैसी अगाध श्रद्धा से भर गया है। ये श्रद्धा उस श्रद्धा से भी प्रगाढ़ जो भानु और सूर्य भैया के प्रति मेरे दिल में। बार बार डोगा का चेहरा मेरी दूसरी सोचों को भटकाता हुआ मेरी आंखों के सामने आ रहा है। उसका बेखौफ फौलादी दृढ़ता से भरा हुआ और शेर सा निडर व्यक्तित्व मुझे उसके आकर्षण में बांधने की चेष्टा करता महसूस हो रहा है। डोगा पर गर्व करने का मन हो रहा है, ठीक उसी प्रकार जब मैं सूर्य भैया के किसी कारनामे पर खुद को गर्वित हुआ महसूस करती हूँ। किसी मुंह बोले रिश्ते का जन्म होता हुआ महसूस हो रहा है मुझे। अरे कहाँ जा रहे हो? हमें चर्च गेट जाना है। तुम कोलाबा की तरफ बढ़ रहे हो। कमाल है, बोलते क्यों नहीं? टैक्सी रोको, मैं कहता हूँ टैक्सी रोको। टैक्सी रोकने के बजाय ड्राइवर अपनी ओर का दरवाज़ा खोलकर नीचे कूद गया। टैक्सी भड़ाक से लोहे के कंटेनर से जा टकराई। उफ! अब तक दोनों को खतरे का अनुमान हो चुका था। दोनों के सिर बड़ी तेजी के साथ टकराए थे। उफ! भानु, उफ! उतनी ही तेजी के साथ बाहर जो कुछ भी हुआ वो भी खतरनाक था। टैक्सी को पेट्रोल से सराबोर कर दिया गया। उसे चिंगारी दिखाई जाती टैक्सी भक्क से जल उठी। भाई के बिल्डिंग पर बोली लगाने की इच्छा रखने वाला भी जिंदा नहीं रहेगा। भक! भानु और किरण ने जल्दी अपने दिमागों को दुरुस्त किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भानु, उफ! ये तो दरवाज़ा जाम हो गया। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करना भी बेकार है, क्योंकि ये लोग दरवाज़ा खोलने पर गोलियां चला रहे हैं। चिक चिक चिक! अंदर ही जलोगे तुम दोनों। अब एक ही रास्ता नज़र आ रहा है, मैं टैक्सी को दौड़ा दूँ। टैक्सी इस वक्त डाक पर है। यह हमारे लिए फ़ायदे की बात है कि आग बुझाने का प्रबंध हमारे आसपास ही है। छपा! लेकिन स्थिति अभी विकट है। टैक्सी के चारों दरवाजे जाम हो चुके हैं। टैक्सी में पानी भर रहा है। टैक्सी पानी में डूब रही है। टैक्सी पानी में नहीं डूबेगी। सूर्य अपनी आंखों के सामने अपने भाई बहन को जल समाधि नहीं लेने देगा। थैंक्स गॉड। फिर मैं पूछता हूँ कि क्या ज़रूरत थी तुम्हें उस बिल्डिंग पर जाकर बोली लगाने की? तुम लोग नहीं जानते तुमने किन लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है। जिस देश की पुलिस इतनी निकम्मी और नाकारा हो, उसे और दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं होती भैया। क्या मतलब है तेरा? हम लोग पुलिस को प्रोटेक्शन के लिए साथ लेकर गए थे, लेकिन पुलिस जीप हमारे साथ पहुंची ही नहीं। इस शहर का कानून एक मजाक है भैया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है सूर्य भैया। ऐसा क्यों हुआ ये जानना सूर्य के लिए बहुत ज़रूरी था। हम क्या करते साहब? हम तो इनके पीछे ही थे, लेकिन हमारी जीप का टायर पंचर हो गया। हमने इन्हें रोकने के लिए हूटिंग सायरन वू वू का प्रयोग किया था, मगर ये दोनों रुके नहीं। ये लोग कुछ भी कहें भैया, लेकिन हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं। आपकी पुलिस राव भाइयों के हाथ बिकी हुई है, या उसके नाम से खौफ खाती है। और तुम दोनों को उसका कोई डर नहीं। तुम्हें सांप के बिल में हाथ डालते हुए डर नहीं लगा? नहीं लगा, क्योंकि घर आ गया था, इसलिए किरण उस वक्त चुप हो गई। जल्दी वो लोग अंदर पहुँचे। अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें उस बिल्डिंग पर बोली लगाने की क्या सूझी थी? किरण व भानु सूर्य को वो सब बताते चले गए जो उन्होंने जस्टिस चौधरी के मुंह से सुना था। तब पापा का इन बिल्डिंगों से जो जज्बाती रिश्ता है, जो सपने उन्होंने माँ के साथ मिलकर देखे थे, उन्हें मैं पूरा करूँगा। कल बोली मैं लगाऊंगा। कल से पहले आज की रात थी, और इस रात में वो सब होना था जो थोड़ी देर पहले नहीं हो पाया था। अरे, पुलिस की जीप का रास्ता रोककर ये कौन खड़ेला? अबे हट आगे से, तू पुलिस के आगे खड़ेला।
हाँ, मैं पुलिस के आगे खड़ा हूँ। डोगा? ये तो डोगा निकला, पर ये हमारा रास्ता क्यों काट रहा है? इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम अपराधियों का रास्ता नहीं काट पाए थे। जीप पंचर होने का बहाना बनाकर तुम पीछे ही रुक गए थे, ताकि तुम्हें इन लोगों का प्रोटेक्शन न देना पड़े जो भाई की इमारत की बोली लगाने जा रहे थे। बोलो बोलो कि ये सच है या नहीं। हाँ हाँ डोगा, हम तुमसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं होती। तुम लोग पुलिस के नाम पर धब्बा हो। तुम्हारे जैसे कमज़ोर पुलिसियों के कारण ही पुलिस विभाग बदनाम होता है। तुम लोग इस वर्दी के प्रति निष्ठावान नहीं हो। ये क्या कर रहे हो डोगा? हमारी इज्जत उतर जाएगी। वर्दी की इज्जत तो तुम लोग आए दिन उतारते ही रहते हो। आज वर्दी खुद तुम्हारे जिस्म से उतर कर तुम्हारी इज्जत उतारेगी। चलो तुम लोग भी अपनी अपनी वर्दियाँ उतारो, वरना कहीं मैं शुरू हो गया तो तुम्हारे जिस्म से वर्दी तुम्हारी खालों सहित उतार लूँगा। नमक हरामो, अब जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना हराम खोरो। शाबाश मोती, तूने सही वक्त पर मुझे ये खबर ला कर दी। देख, मैंने उन्हें सज़ा दे दी है। पर अभी राव भाई के कुंकारा तेरे छंगा और उसके उन साथी गुंडों को सज़ा देना रह गया जिन्होंने भानु और किरण को जलाकर मारने की कोशिश की। और तू मुझे वहीं ले आया जहाँ छंगा जैसे गुंडों की रात दिन में बदल जाती है। फड़ाक! डोगा अंदर आ गया। तो बिल्कुल ठीक जगह पर खड़ा है छंगा। इस वेट मशीन पर तेरा जितना भी वजन लिखा दिखाई दे रहा है, अब उसमें से तेरी आत्मा का वजन कम हो जाएगा। किर्र, और मेरी गोलियों का वजन बढ़ जाएगा। चिंग चिंग चांग पिचक्या। थक तेरी, तुम पर थू है छंगा, क्योंकि तेरे वजन के बराबर की गोलियां मैंने तेरे शरीर में भरी हैं। तेरी आत्मा ने जो शरीर छोड़ा उसका वजन तो इसमें कम हुआ ही नहीं। तेरे में आत्मा थी ही नहीं। तेरी आत्मा तो कब की ये शरीर छोड़ चुकी थी। अपराधियों की आत्मा उनके अपराधों के बोझ तले पिसकर मर चुकी होती है, और बिना आत्मा की घूमते ऐसे बहुत से मरे हुए शरीर मुंबई में घूमते रहते हैं। मुझे उनको ठिकाने लगाना है ताकि अपराध से सड़ते गलते शवों की बदबू को वे मेरे मुंबई में न फैला पाए। आज फिर बोली लगाई जानी थी। क्या आज भी इस बिल्डिंग का कोई खरीदार नहीं आएगा? इंस्पेक्टर सूर आने वाला था। आज बोली मैं खुद दूंगा। तो जल्दी बोली दो, क्योंकि ये बोली तभी तुम ही से शुरू होगी और तुम ही पर ख़त्म भी होगी। इस नीलामी में बोली देने के लिए कोई दूसरा बोलीदाता मौजूद नहीं है। ब्रांक! उफ! भागकर अपनी जान बचा इंस्पेक्टर, क्योंकि इस सांड को हमने इंजेक्शन देकर पागल कर दिया है। भागकर जान तो अब तुम लोग बचाओगे। धाय! क्योंकि अब पूरी मुंबई तुम्हें छुपने की जगह नहीं देगी। धाय! मुंबई में हमें छुपने की ज़रूरत भी नहीं है इंस्पेक्टर। चिंग चिंग उफ था, क्योंकि मुंबई में हमें ढूंढने वाली आंखों में हमें देखने की रोशनी नहीं है। था, हाथ है मगर हाथों में वो ताकत नहीं जो ढूंढ भी ले तो हमें छू सके। मुंबई हमारी है इंस्पेक्टर सूर बाबू राव की, और हमारे मुंबई है मुंबई राव की, और हमारे बड़े भाई दुबई राव की। क्या समझा? वो इंजेक्शन लाओ जो सांड को लगाया था। अब तू भी पागलों की तरह दीवारों पर टक्करे मारेगा इंस्पेक्टर, और फिर जब तुझे होश आएगा तो तू हमारा नाम कभी अपनी ज़ुबान पर नहीं लाएगा। ओह, छोड़ दो इसे। उफ, वापस चलो। ओह, क्या हो रहा मुझे शरीर में लावा सा कौंध रहा है। वो मुझे हॉस्पिटल। भारी उत्तेजना हावी होती जा रही थी उस पर। ताक! मुझे इंजेक्शन में उत्तेजक स्टेरॉइड्स हैं मुंबई राव, जो उसकी जान तो नहीं लेंगे मगर उसकी नसों में इतना भारी तनाव पैदा कर देंगे कि वो जो कुछ भी कर गुजरे वो कम ही होगा। सचमुच पागल सा नजर आने लगा था इंस्पेक्टर सूर। इसे रोको वरना ये अपने आप को ख़त्म कर लेगा। इसके पास जाना खतरनाक होगा। थार! मैं पुलिस फोर्स को बुलाता हूँ। फोर्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ओ या! क्योंकि डोगा आ गया है। आने में देर हो गई मुझे, पर अभी इतनी भी देर नहीं हुई कि बहुत देर हो जाए। इसे फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाना तुम्हारा काम है। यहाँ से चलने के बाद हॉस्पिटल पहुँचने से पहले अगर तुम दोनों कहीं रुके तो उसी जगह तुम्हारी ज़िंदगी भी रोक दूंगा। जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है डोगा। मुझे उन्हें धमकी देनी पड़ी क्योंकि राव भाइयों के डर से ये दोनों जीप को रास्ते में ही छोड़कर भाग सकते थे। अब मुझे अपराध जगत की उन सरहदों पर बैरियर खड़े करने हैं जिन्हें राव भाई कभी लांघ नहीं पाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे यह मालूम करना है कि चौधरी परिवार राव भाइयों की बिल्डिंगों को खरीदने को इतना उतावला क्यों है। और ये बात उसे पता चली अदरक चाचा से। सूर्य की हालत अब ठीक है। डोगा अगर सही समय पर उसे अस्पताल न पहुंचवाता तो बहुत अनर्थ हो सकता था। उस हालत में वो अपने आप को बुरी तरह से घायल कर सकता था।
देखा चाचा आपने, अपराध की जड़ें कितनी मजबूत हो चली हैं। बोली लगाने वाला एक आदमी नहीं मिल रहा। और जानते हैं चाचा कि इन जड़ों को मजबूत बनाने के लिए खाद और पानी किसने दिया? उन लोगों की कायरता ने जिन्हें आम आदमी कहा जाता है। और आम आदमी को कायर किसने बनाया? हमारे लगातार कमज़ोर होते चरमराते चले जा रहे कानून ने। कानून वो उन्हें सुरक्षा कि वो ऋण नहीं दे सका जिसके सहारे वो एक सदृढ़ विश्वास की इमारत बना सके। एक अकेला डोगा इतने बड़े समाज की रीढ़ को नहीं संभाल सकता अदरक चाचा, वरना आपकी कसम राव भाइयों की बिल्डिंग में नीलामी के लिए एक नहीं 1000 बोली देने वाले मौजूद होते। तुम ठीक कहते हो सूरज बेटा, जीभ कभी दांतों के बाहर आकर नहीं बोल सकती। दांतों को दंत पक्तियों की तरह इतनी सख्त मजबूत व अटूट होनी चाहिए कि कोई भी अपराधी उससे बाहर आकर बोलने की हिम्मत ना कर सके। मुंबई राव और बाबू राव के लिए जश्न की रात थी। 3 बिल्डिंगों पर नीलामी की बोली में जो भी आया वो वापस लौटा दिया गया। एक अकेले डोगा के कारण हमारे कई महत्वपूर्ण आदमी भी ज़रूर मारे गए, लेकिन डोगा भी अपनी इस हार से तड़प रहा होगा, क्योंकि उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी बिल्डिंग पर बोली अभी तक नहीं लगी। डर का ऐसा साम्राज्य बनाए रखना होगा, क्योंकि यही एक शब्द तो हमारी बादशाहत को बचाए और बनाए रखता है। कल चौथी बिल्डिंग की बोली पर भी नज़र रखनी होगी। मैं खुद वहाँ पहुँचूँगा। मुंबई राव, तुम देख लेना, चौथी बिल्डिंग का भी कोई ख़रीदार नहीं मिलेगा। चौथी बिल्डिंग से भी आयकर अधिकारियों को कोई उम्मीद नज़र नहीं आती थी। मुझे तो लगता है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ श्रीधर के उच्चाधिकारियों को ऐसे लोगों की संपत्ति की नीलामी के फैसले करने से पहले उसकी अपराध जगत में पैठ का पता लगा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे सामाजिक लोकतंत्र पर एक बदनुमा धब्बा है। सरकारी विभाग कितने विवश होकर अपराधियों के सामने घुटने टेकते नजर आते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, अब ऐसा नहीं होगा। बेगम की दाल ने मारा शराफत अली को। हम सरकारी विभागों की व्यवस्था से मुड़ते कदमों को मजबूती देने आए हैं, पर मियाँ आपके तो घुटनों में खुद जान नजर नहीं आती। अल्लाह विला कुब्बत मियाँ, बेगम के तड़के ने मारा शराफत अली को। तुम्हारी जान घुटनों में होती होगी, हमारी जान हियाँ है हियाँ। क्या कह रहे हैं इसे? मुँह दिल। तुम बोली शुरू करो जी। अल्लाह ताला की मर्जी से बिल्डिंग की बोली हम लगाएंगे मियाँ। बटेर की तरह आंखें क्यों तरेर रहे हो मियाँ? कसम जवानी की बोली शुरू क्यों नहीं करते? मुझे आपकी जवानी पर तरस आ रहा है मियाँ। मेरी राय मानो, घर जाओ। आपकी बेगम आपका इंतज़ार कर रही होगी। बेगम के नखरे ने मारा शराफत अली को। लाहौल विला कुब्बत मियाँ, यह बिल्डिंग हमें उन्हें ही तो उनके जन्मदिन पर तोहफे में देनी है। तो फिर पहले अपना नाम पता तो लिखा दूँ, ताकि टूटी हुई हड्डियों समेत तुम्हें घर तो पहुँचा दे। लाहौल विला कुब्बत मियाँ, शराफत अली को कुरला चाल का बच्चा बच्चा जानता है। अजी बस तुम बोली शुरू करवाओ। ठीक है मियाँ, बोली शुरू करवाते हैं। इस 10 करोड़ की बिल्डिंग की बोली 4 लाख से शुरू होगी। तो फिर मियाँ 4 लाख 1 2 3 बोलो, क्योंकि बोली देने के लिए दूसरा कोई कैंडिडेट तो मैदान में है ही नहीं। बेगम के भाई ने मारा शराफत अली को। अबे ओ शतरमुर्ग की औलाद, क्या तेरे अब्बा हुजूर ने भी तब बोली दी थी जब तू पैदा हुआ था? बोली तो टपके आजम आपके भी अब्बा हुजूर ने नहीं दी होगी, जब आप इस दुनिया में अपनी तशरीफ का टोकरा लेकर टपक पड़े होंगे। अबे ओ ककड़ी के डंटल, पता है किससे बात कर रहा है? बाबू राव भाई है ये। गुस्सा आ गया तो काट कर सलाद बना देंगे तेरा। और ये देखा है, बहुत मजबूत गुस्सा है। तेरे जबड़े पर पड़ेगा तो जितने मुंह में है सब बाहर आ जाएंगे। चल बोट ले। बेगम के बेलन ने मारा शराफत अली को। मियाँ ये मत मारना, तुम्हें शराफत अली का जबड़ा चाहिए तो वह हम ऐसे ही दिए देते हैं मियाँ, बाजार में दूसरा मिल जाएगा। इसे सामने वाली बिल्डिंग में ले चलो और वही बना दो इसके बूढ़े खंडेर होते जिस्म की कब्र। बेगम के बाप ने मारा शराफत अली को। मियाँ छोड़ दो, कहीं हमें गुस्सा आ गया तो खामा का जान से जाओगे फिर गुड्डा। छोड़ देंगे, टॉप फ्लोर से नीचे छोड़ देंगे। हम फिर कह देते हैं मियाँ, खामा का पिट जाओगे, हाथ पांव टूट जाएंगे, आईना भी नहीं पहचान पाएगा। हम तो पहले ही समझा रहे थे उसे, अब क्या करें? हम कुछ भी करें पर वो जोकर बचेगा नहीं। अभी नीचे गिरेगी उसकी लाश, ये लोग उस पर रहम नहीं करेंगे। ये उसी की चीख है। अरे ये तो बाबूराव का आदमी है। पर नीचे आकर गिरने वाला वो इकलौता नहीं था। धम, कमाल है, इसकी तो नाक नीचे गिरने से पहले ही टूटी हुई थी। तो क्या उसे शराफत अली ने तोड़ा होगा? सबसे आखिर में आकर गिरा बाबू राव, उसकी हालत ज़्यादा खराब थी। इसके तो सारे कपड़े फटे पड़े हैं, जगह जगह से पहले से ही टूटा पड़ा है। इनमें से एक भी जिंदा नजर नहीं आ रहा। अल्लाह विला कुब्बत मियाँ, जिंदा रहेंगे भी कैसे? इन बूढ़ी हड्डियों में असली देसी घी की ताकत है। अरे असला बारूद हाथ में लेकर भाई बने फिरते। देखो तो इनके शरीरों की औकात।
कमबख्त एक एक घूसे में ही खजूर से छुआरा हो गए। बेगम के पराठों ने मारा शराफत अली को। अमा मियाँ, तुम ऊँट की तरह खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बोली हो चुकी है। शर्तों के मुताबिक बोली का एडवांस ये रहा। अब जल्दी से बिल्डिंग के कागजात सुपुर्द शराफत अली करो ताकि हम अपनी बेगम को ये बिल्डिंग तोहफे में दे सकें। हाँ हाँ हाँ, ये रहे कागजात। बाकी कागजात कानूनी कार्रवाई की पूरी होने के बाद मिलेंगे। लेकिन हमें एक बिल्डिंग के नहीं, चारों बिल्डिंग के कागजात चाहिए। हम चारों बिल्डिंग खरीद रहे हैं मियाँ। जस्टिस चौधरी की आंखों में ममता के आंसू भरे थे। क्यों क्यों की तुमने ये कोशिश मेरे बच्चों? इतने बरसों से भी तो वो इमारतें राव भाइयों के चंगुल में फंसी थी। क्यों छेड़ दिया तुमने ततैयों के छत्ते को? मुझे हैरानी होती है पापा कि जुल्म के आगे सिर न झुकाने की शिक्षा हमें देने वाले आप ही ये कह रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द यानी ततैयों का छत्ता लगा, तो उन्हें लगा रहने दें। मुझे उस वक्त नहीं पता था बेटे कि औलाद की ममता ऐसी होती है। फिर तो मैं शिक्षा देने वाला एक बाप नहीं, एक टीचर था। शायद औलाद के जज्बे ने मुझे कमज़ोर कर दिया। और फिर मैं जानता भी तो हूँ कि कानून ऐसे लोगों के आगे बांस की तरह खोखला साबित होता है। खुद अपने हाथों से सबूतों व गवाहों के अभाव में क्या मैंने ही उन शैतानों की ज़मानत के हलफनामों पर हस्ताक्षर नहीं किए? पापा, आपके असूलों और आदर्शों ने हमें जो दृढ़ता और कठोरता प्रदान की है, उससे अपराध की कोई भी गोली चीर नहीं सकती। अपने दिल के उस कमज़ोर हिस्से को मजबूत कर लीजिए पापा, जिसमें ममता रहती है, क्योंकि यदि यह हिस्सा मजबूत नहीं होगा तो आप हमारा सही मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। खुदा खैर करे, आपकी बेटी ठीक कहती है चौधरी मियाँ। अरे शराफत अली तुम? हाँ मियाँ, हमने आपसे कहा था ना कि हम उन बिल्डिंगों पर बोली लगाकर उन्हें खरीद लाएंगे। तो मियाँ ये लो उन बिल्डिंगों की बोली के कागजातों की फाइल। लेकिन पापा, ये बेटी, ये शराफत अली है। किसी ने निजी शत्रुता के चलते इन्हें एक झूठे कत्ल के मुकदमे में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। बस तब से ही ये मुझे बहुत मानते हैं। जैसे ही अखबारों से इन्हें बिल्डिंग वाली बात और तुम लोगों पर हुए हमलों के बारे में पता चला तो ये मेरे पास आए और मुझे मजबूर कर दिया कि मैंने पैसा दूं ताकि ये उन बिल्डिंगों की बोली हमारी ओर से अपने नाम पर लगा सकें, और इन्होंने कर दिखाया। बेगम के दुपट्टे ने मारा शराफत अली को। मियाँ, करते क्यों ना, हमारा आगे पीछे कौन है रोने वाला? मरेंगी भी तो कम से कम शैतानों के चेहरों पर लानत मलानत की लाख मलकर। फिर तो आप कमाल के इंसान हैं चाचा, क्योंकि हम तीनों मिलकर एक बिल्डिंग की बोली भी ना दे पाए और आप चारों की ना बोली दे पाए बल्कि कागजात भी ले आए। वाह, आपके हाथ पर चोट लगी है, खून निकल रहा है, मैं पट्टी कर देती हूँ। किरण ने पट्टी कर दी। चलता हूँ बेटे, अल्लाह खैर करे। बिना चाय पिए नहीं जाने दूंगा शराफत अली। आओ, मैं भी चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है। आपने गौर किया भैया, इन शराफत अली की स्किन मुझे इनकी उम्र के मुताबिक ढली हुई नहीं लगी, बल्कि ऐसी लगी जैसे ये 25-30 साल के नौजवान हों। उनकी चाल में वो लचरपन नहीं है जो एक बूढ़े इंसान की चाल में स्वाभाविक रूप से आ जाता है। शायद आवाज़ की बनावट को भी महसूस नहीं किया हो आपने। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते वक्त मैंने पढ़ा था कि बच्चे के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक आवाज़ हर उम्र में अपनी शक्ल बदलती है, और इस हजरत की आवाज़ मुझे ऐसे लगी जैसे ये 75 साल के बूढ़े की नहीं, एक जवान युवक की आवाज़ हो। उनके कपड़ों की कसावट को देखा आपने? ये कसावट कपड़ों के नीचे उन कड़ी मांसपेशियों की थी जो एक नियमित व्यायाम और बॉडी बिल्डिंग करने से ही बनाई जा सकती है। तो क्या तू ये कहना चाहती है कि शराफत अली बूढ़ा नहीं जवान है? माना कि तू ह्यूमन साइकोलॉजी की मास्टर, मगर मुझे बूढ़े शराफत अली के वेश बदलने की कोई वजह नज़र नहीं आती। फिर पापा भी तो उसे जानते हैं। ये मैं नहीं जानती भैया, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि शरीर की सारी स्किन पर मेकअप से झुर्रियाँ बनाई जा सकती है, मगर हथेली और पाँव के तलुओं पर नहीं। अधिक उम्र का आभास हथेली पर नहीं छिपाया जा सकता भैया। इन शराफत अली की हथेलियाँ एक अच्छे खासे और संपन्न युवक की हथेलियाँ लग रही थी मुझे। तुझे खामा वहम हो रहा है किरण, पर फिलहाल मुझे जाना होगा क्योंकि शराफत अली ने जो कुछ किया है उसका परिणाम काफ़ी खतरनाक होने वाला है। हाँ किरण, वो लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं, मुझे उन्हें प्रोटेक्शन देना होगा। आप उन्हें प्रोटेक्शन दें और मैं घाव साफ़ करने के बहाने शराफत चाचा के खून का जो सैंपल लिया है मैं उसकी जांच भानु भैया से करवाती हूँ। शायद ब्लड रिपोर्ट मेरे कथन को साबित करने में मेरी मदद करे। सूर्य बाहर निकला। पापा, वो शराफत अली कहाँ है? वो चला गया बेटे, मेरे बहुत कहने पर भी नहीं रुका। तो पापा, मुझे शराफत अली का पता बताइए। इंस्पेक्टर सूर्य को वह सुन व देख कर झटका लगा। तो क्या तुम वो शराफत अली हो जिसने मेरे पापा जस्टिस चौधरी ने हत्या के केस से बचाया था? लेकिन तुम वो शराफत अली तो नहीं हो, तो फिर वो कौन था?
वह जो भी था अभी शराफत अली के ही वेश में था। बेगम की खरीदारी ने मारा शराफत अली को। अरे मियाँ कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अभी पता चल जाएगा। वैन आगे बढ़ी लेकिन कुत्ते भी पीछे लग गए, पता नहीं किसके आदेश पर। शराफत अली को बहुत जल्दी पता चल गया कि उसे कहाँ लाया जा रहा है। मेरे भाई को उसके कई खूंखार आदमियों से ही खत्म करने वाला कोई साधारण बुरा नहीं हो सकता। शराफत अली बता कौन है तू? तुम्हारी तरह खुदा का बंदा हूँ मियाँ। उफ, तो खुदा के बंदे तेरी चिता में जीते जी जलाऊंगा। मेरे भाई को मारा है तूने, तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा कमीने। तू ऐसा नहीं कर पाएगा मुंबई राव। सहसा ही शराफत अली के बोलने का लहजा बदल गया और कठोर हो गया। हाँ मुंबई राव, क्योंकि तू मुझे यहाँ नहीं लाया, अपनी मौत और बर्बादी को यहाँ खींच लाया है। कौन है तू? उधर देख मुंबई राव, उन कुत्तों को उनके मुंह में देख क्या दबा है। अगर तू ठीक से देखेगा तो मुझे पहचान जाएगा। ये तो डोगा की ड्रेस है, इसके जूते उसके दस्ताने, उसका मुखौटा उसके हथियार। डोगा है तू? ठीक पहचान गया तू मुझे, डोगा ही हूँ मैं। इन्हें उस वक्त सीटी बजा कर बुला लिया था मैंने जब तुम मुझे किडनैप करके यहाँ ला रहे थे। अरे डोगा, कुत्ता, ये तूने क्या किया डोगा? अपना भेद खोल दिया मुझ पर। डोगा अब तू बहुत बुरी मौत मरेगा। बुरी मौत मैं नहीं मुंबई राव, तू मरेगा। वो देख अपने आदमियों का हश्र। लेकिन तुझे मारेगा डोगा। कट। शराफत अली का रूप धरकर मैंने एक तीर से दो निशाने किए। पहला तेरी इमारतों की बोली लगाकर, दूसरा मैं जानता था कि तू मुझे छोड़ेगा नहीं और वो हरकत ज़रूर करेगा जो तूने की भी, मुझे यहाँ लाने की। और तेरी यही गलती तेरे लिए मुसीबत बनेगी मुंबई राव। देख तेरे सामने वो बारूद खड़ा है जिसके पलीते में आग उसी दिन लग गई थी जिस दिन एक 15 वर्षीय लड़का हिंसा और हैवानियत की चिंगारियाँ अपनी पुतलियों में समेटे मुंबई पहुँचा था। आज भी वो चिंगारियाँ हिंसा को हिंसा से काट रही हैं जैसे लोहार लोहे को काटता है। चुप चुप। अपराध का बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था तूने, पर यह नहीं सोचा मुंबई राव कि जब डोगा नाम की चिंगारी इस साम्राज्य पर गिरेगी तो धू धू कर जल उठेगा ये। आज मौत बोली देने को तैयार बैठी है मुंबई राव, और बोली तेरी जिंदगी की लग रही है। इस बोली में आवाज़ सिर्फ गोलियों की होगी। चूं। आज तक इसी आवाज़ से डरा कर तूने कई निर्दोष लोगों की जान की बोली लगाई है। आज बारी तेरी है मुंबई राव, बोली लगेगी, बारूद फटेगा और तू मरेगा। चूम। तुम दोनों भाइयों की मौत, अड्डे की तबाही की खबर जब तुम्हारे दुबई वाले भाई दुबई राव को मिलेगी तो उसे भी मुंबई आना ही पड़ेगा। और जिस दिन वो मुंबई आएगा वो उसका आखिरी दिन होगा। वो मुंबई जिंदा आएगा ज़रूर, मगर वापस जाएगा नहीं, ना जिंदा ना मुर्दा। इंस्पेक्टर सूर्य को तबाह हुए उस अड्डे से मिली शराफत अली की पोशाक। इंस्पेक्टर सूर्य को तबाह हुए उस अड्डे से मिली शराफत अली की पोशाक। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि किरण का कहना बिल्कुल ठीक था। शराफत अली कोई और नहीं, डोगा था, क्योंकि पूरे मुंबई में राव भाइयों से टकराने का गुर्दा और किसी में नहीं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक, क्यों फेंका कूड़े पर। तब तक के लिए धन्यवाद।